नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो जलवायु विज्ञान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भौतिक भूगोल को हम मुख्यतः 3 पार्टों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक हमारा स्थलाकृति या भूआकृति विज्ञान होता है, दूसरा समुद्र विज्ञान होता है और तीसरा जलवायु विज्ञान होता है। स्कूल लेक्चर में जब आप जाओगे तो जलवायु विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। वायुमंडल है, सौर ताप है, तापमान को प्रभावित करने वाली कारक हैं, ताप कटिबंधों की बात हमारे यहाँ होगी। इसके अलावा पवन होगी, वायु दाब होंगे, जलवायु प्रदेश होंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि जीके में भी महत्वपूर्ण हैं और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि उन टॉपिकों को पहले पूरा करें जो कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके मुख्यतः हैं। और उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसका नाम है वायुमंडल। अगर आपने पीछे थोड़ा सा जाए तो आपको पता होगा कि 6ठी क्लास में ही आपके वायुमंडल की एक सामान्य जानकारी मोटे मोटे तौर पर आपको दी होगी जब आप 6th क्लास में पढ़ते होंगे। बस वही जानकारी दोबारा से याद करनी है। बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा अलग अलग क्लासों में, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा होगा। वायुमंडल क्या है? तो हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण पाया जाता है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि वायु जो है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, किसी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, किसी की मात्रा कम होगी। तो पहला टॉपिक तो यही है कि वायुमंडल होता क्या है। तो आपके चारों ओर जो हवा का आवरण है इसे ही वायुमंडल कहते हैं। इस हवा में या वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसों के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ धूल और धुएं के कण भी होते हैं, जलवाष्प की मात्रा भी कुछ होती है। तो यहाँ से पहला प्रश्न आएगा कि वायुमंडल के संगठन में क्या 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 होता है। तो वायुमंडल के संगठन में मुख्यतः तो गैसें होती हैं, गैसों की मात्रा अलग अलग होगी। इसके अलावा कुछ मात्रा में 2 से 4% तक इसमें जलवाष्प भी होती है। और वायुमंडल में हमेशा आपको धूल और धुएं के कण आपको तैरते हुए मिलेंगे एरोसोल के रूप में। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल के संगठन में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो गैसें तो हो गई, गैसों के अलावा जलवाष्प भी है और धूल और धुएं के कण होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो वायु है ये गैसों का मिश्रण है। अब गैसों का अनुपात अलग अलग है। तो पहला प्रश्न आपसे आएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो 2 ही गैसें आपको याद करनी है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है आपके 78.08 के आसपास है। आप इसे पूरा 78 याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% के आसपास। और दूसरा नंबर जो है जिस गैस का है वो आपकी जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है लगभग 20.95, यानी कि आप इसे सीधा सीधा 21% मान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास हुई। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग 21% के आसपास हुई। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को ही अगर मैं मिला दूं तो लगभग टोटल वायुमंडल का 99% भाग इन 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। टोटल आपके वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग आपके 99% है। यानी कि बाकी बची हुई गैसें मात्र 1% में हैं। और इस 1% में भी ये जो आर्गन गैस है ये लगभग आपके 0.93% भाग पे फैली हुई है। यानी कि अगर इन तीनों गैसों को मिला दें तो लगभग 100% हो जाता है। बाकी गैसों की मात्रा बड़ी नगण्य मात्रा में पाई जाती है। और चौथे नंबर पे जो गैस आती है वो CO2 है। और CO2 का प्रतिशत 0.03 के आसपास आपके आएगा। बस परसेंटेज में आपको ये 4 ही याद करनी है।
सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लगभग 78%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन लगभग 21%, इसके बाद ऑर्गन है जो लगभग 0.93% है, और उसके बाद CO2 0.03% के आसपास। बाकी किसी गैस का परसेंटेज आपको याद नहीं करना, केवल इन गैसों का करना है। इन गैसों का प्रतिशत भी आपको याद होना चाहिए, इनका क्रम भी याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद CO2 होते हैं। सभी का परसेंटेज बात करें तो सबसे ज्यादा 78%, उसके बाद 21, उसके बाद 0.93, उसके बाद CO2 का 0.03 के आसपास होगा। अब यहां से कई बार प्रश्न ये आता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन मिली, लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस जो कि कोई क्रिया नहीं करती है, वो कौन सी है? तो अक्रिय गैसों में सबसे ऑर्गन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन, ये सब के सब अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा अगर कभी आपसे पूछी जाए तो आर्गन गैस की रखनी है आपको। अब जो भारी गैसें हैं जिनका वेट ज्यादा है वो वायुमंडल के निचले पार्ट में मिलेंगी, और हल्की गैसें जो है वायुमंडल के ऊपरी पार्ट में मिलेंगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अगर मैं वायुमंडल में आपको 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता हूँ, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो आपको CO2 गैस मिलती है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और यदि आप चले जाओ 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। और यदि आप चले जाओ 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो यहां आपको हाइड्रोजन गैस तक मिल जाएगी। तो यह प्रश्न भी इन चार गैसों के बारे में कई बार आ जाता है कि वायुमंडल में CO2 कहां तक पाई जाती है, तो 20 किलोमीटर तक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहां तक मिलती हैं, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और हाइड्रोजन आपको 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये भारी गैसें हैं जो वायुमंडल के निचले पार्ट में हैं। इसके बाद बाकी जो गैसें हैं, चाहे वो आपके नियोन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनोन हो, ओजोन हो, ये सबके सब जो है वायुमंडल के ऊपरी पार्ट में पाई जाती हैं। तो निचले भाग में भारी गैसें हैं, ऊपरी भाग में हल्की गैसें पाई जाती हैं। यहां तक आपने जो याद किया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमारे चारों ओर हवा का जो आवरण पाया जाता है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के संगठन में गैसें होंगी, जलवाष्प होंगे और धूल और धुएं के कण होंगे। गैसों में 4 का परसेंटेज आपको याद करना था। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, ऑर्गन लगभग 0.93% और CO2 0.03% के आसपास पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 20 किलोमीटर की ऊंचाई, वायुमंडल में CO2 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और हाइड्रोजन आपके 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बाकी हल्की गैसें ऊपरी पार्ट में मिलती हैं। इन चारों गैसों का जिनका परसेंटेज मैंने याद करवाया, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। अब इन सभी गैसों का अपना अपना कुछ महत्व है। अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये है। अब ये जो गैस है इसके बारे में याद करना है कि ये ज्वलन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है। ध्यान रखना, ज्वलन क्रिया में सहायक गैस पूछी जाएगी तो ऑक्सीजन है, लेकिन ज्वलन क्रिया को कंट्रोल करने का काम जो करेगी वो नाइट्रोजन है। इसके अलावा आपके जो दलहन युक्त पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण का काम भी ये करती है। हमारे वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और ऑक्सीजन गैस जो ध्यान रखना कि ज्वलन क्रिया में सहायक है, अर्थात किसी जलते हुए दिया सलाई के ऊपर आपने अगर कोई ग्लास वगैरह रख दिया तो कुछ देर बाद वो बुझ जाता है। प्रश्न आएगा कि क्यों बुझा वो, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तीसरे नंबर की गैस आपकी ऑर्गन गैस थी। इसके बारे में एक ही क्वेश्चन याद करना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। और इस गैस का परसेंटेज कितना है, तो 0.93 के आसपास है। तो 3 महत्वपूर्ण गैसों के बाद अगर हम बढ़े तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही
जैविक समुदाय के पाठ हैं। अब पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, दोनों ही ध्यान रखना, श्वसन क्रिया जब करेंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी श्वसन क्रिया में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं श्वसन क्रिया में। लेकिन पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के अलावा एक और कार्य चलता रहता है। आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं, वनस्पति जो है, ये स्वयं पोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये हमारे खाद्य श्रृंखला का उत्पादक वर्ग है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 गैस को बाहर छोड़ते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। अगर पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया तो हमारी तरह ही होती है, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर छोड़ेंगे। लेकिन सूर्य के प्रकाश में इनमें एक और क्रिया होगी खुद का भोजन बनाने की, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, और उनके द्वारा ये CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वायुमंडल, हमारी जो पृथ्वी है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, ये CO2 की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा विद्वानों को कहते हुए कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या कारण है कि रात्रि को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? तो उसके नहीं सोने का रीजन क्या है कि रात्रि के समय प्रकाश मिलेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो बंद रहेगी। आप भी श्वसन क्रिया कर रहे हैं और पेड़ भी श्वसन क्रिया कर रहा है, अर्थात दोनों ही क्रियाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 बाहर निकल रही है। तो पेड़ के नीचे CO2 की मात्रा रात को अधिक हो जाती है, इसलिए नहीं सोना चाहिए, याद रखें। CO2 गैस पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, उन्हें पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होती हैं उनको रोककर पृथ्वी को गर्म बनाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी गैस उत्पन्न करती है? बहुत बार प्रश्न आपके सामने आएगा। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव जो है आपके CO2 गैस उत्पन्न करती है। CO2 गैस जो है पार्थिव किरण को ऊपर नहीं जाने देती, इस कारण हमारी पृथ्वी रात को भी गर्म बनी रहती है। अब लेकिन वायुमंडल में CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ेगा, अर्थात पृथ्वी का तापमान जो है इस ग्रीन हाउस प्रभाव से बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। अब CO2 की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? तो भैया CO2 की मात्रा बढ़ने का कारण अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग है, अर्थात कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे उनमें निकलने वाला धुआं CO2 का कारण बनेगा। और जैसे जैसे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और इस समस्या को हमने किस नाम से जाना है? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना है। कई बार प्रश्न आएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का क्रम क्या रहेगा। तो कभी प्रश्न आए कि सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस कौन उत्पन्न करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। उसके बाद किसका स्थान आता है? मीथेन का स्थान आता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का, और उसके बाद जलवाष्प का। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते, ध्यान रखना। जलवाष्प भी सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हो जाती है। तो ये सब के सब जो हैं आपके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस, ये तो आप सब जानते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में एक और गैस पाई जाती है, इसको O3 या ओजोन गैस कहते हैं। ये समताप मंडल में मुख्यतः मिलती है और ये हमारे लिए छत का काम करती है, छतरी का काम करती है। सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है उनको हम तक आने से रोक देती है। अगर वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं होगी तो ये हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आएंगी और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के साथ साथ त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे लिए जरूरी है ओजोन गैस। इसे हम ओजोन परत भी कहते हैं, समताप मंडल में मिलती है, लगभग मुख्यतः 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब लेकिन क्या हुआ कि मानव के द्वारा एक गैस का इस्तेमाल किया गया, रेफ्रिजरेटर में, AC में, प्रसाधन की सामग्रियों में, परफ्यूम वगैरह बनाने में, आपके जो जेट वायुयान आते हैं उनके अंतर्गत। गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आएगा आपके सामने कि CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके इस्तेमाल के द्वारा ये हमारी ओजोन गैस का विनाश करती है।
ओजोन गैस का विनाश किस के द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ये बात आपको याद रखना है। सीएफसी मिलती कहाँ से है? तो आपके घर में जो फ्रिज लगा हुआ है, आपके घर में जो एसी लगा हुआ है, महिलाओं के जो परफ्यूम या बनाने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रसाधन सामग्री है, जेट वायुयान जो उड़ते हैं, उन सब के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। ओजोन परत के विनाश से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होंगी, ये मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं। अब गैसों के अलावा बाकी गैसें, ये जो मुख्य गैसें, इनकी हमने चर्चा की कि भाई नाइट्रोजन क्या काम की है, ऑक्सीजन क्या है, ऑर्गन आपके हो गई, CO2 आपकी बात हो गई और ओजोन की बात हो गई। बाकी गैसें नगण्य मात्रा में पाई जाती हैं और निष्क्रिय गैसें हैं, वो आपके नियोन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनियॉन हो, उनका महत्व नगण्य मात्रा में है। तो उनका केवल नाम याद रखना है कि पाई जाती है, बाकी कुछ नहीं याद करना। अब इसके अलावा गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प भी होती है, और ये जो जलवाष्प है इसका प्रतिशत 2 से 4% के आसपास होता है। और जलवाष्प जो है आपके संघनन संबंधी सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, आपकी धुंध कोहरा का छाना, ओस का पड़ना, पाला गिरना, ये सब के सब जो मौसमी क्रियाएं हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आपके जलवाष्प के ऊपर निर्भर करती हैं। चाहे बादल बनते हो, चाहे धुंध छाई हो, चाहे कोहरा, ओलावृष्टि, वर्षा, वर्षण, सबके सब हैं। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आई, ओजोन गैस का विनाश हो गया, तो ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि त्वचा कैंसर की सबसे ज्यादा समस्या कहाँ मिलेगी? तो सबसे ज्यादा समस्या जो पैदा होगी ना बेटा, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होगी। मकर रेखा के आसपास का जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूरा मरुस्थल है। तेज सूर्य की किरणें जब वहां आएंगी तो वह त्वचा कैंसर जैसी बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओजोन गैस के क्षरण को रोकने के लिए 1987 में हमने एक प्रयास किया जिसे मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, और इस कनाडा के शहर में हमने इस ओजोन गैस के क्षरण को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक वैश्विक सम्मेलन बुलाया, और वहां हमने कुछ नीति या एजेंडा तैयार किया, उसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। 2 तरीके से प्रश्न आपके आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन गैस के क्षरण को रोकने से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1987 में हुआ, याद रखें। इसके जैसा ही एक और आपके सम्मेलन हुआ था, वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था, और वो कब का है? तो 1997 का है। कभी कभी ये उल्टे सुल्टे हो जाते हैं, ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध तो ओजोन गैस के क्षरण को रोकने से है, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर जो सम्मेलन हुआ है उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ है। जलवाष्प और गैसों के अलावा हमने कहा कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल और धुएं के कण भी आपके पाए जाते हैं। कई बार एक सिंपल सा प्रश्न विज्ञान की तरफ से आता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि धूल और धुएं के कण के द्वारा प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश नीला दिखता है। और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो प्रभा मंडल बनते हैं वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्यों हुआ? धूल और धुएं के कणों के कारण हुआ। तो एक तो आकाश का नीला रंग, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का विकास हुआ, और साथ ही साथ धूल और धुएं के कण जो हैं आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, अर्थात ये वर्षा कराने में सहायक हैं। आपके वायुमंडल में जल के छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक इनका आकार आपस में मिलकर बड़ा नहीं हो जाएगा। तो जब किसी वायुमंडल में धूल का कण होगा तो धूल के कण के चारों ओर ये जलवाष्प के कण जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा और संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो धूल और धुएं के कण वर्षा कराने में भी सहायक हैं, अर्थात ये आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं। यहाँ तक हमने वायुमंडल से संबंधित ये बातें, जनरल बातें थी जो आपसे की हैं। प्रश्न एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है उनको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 मिनट में सुनते चलें। पहला प्रश्न आएगा कि वायुमंडल के संगठन में कौन कौन? तो वायुमंडल के संगठन में गैस है, जलवाष्प है और धूल और धुएं के कण हैं।
दूसरा प्रश्न होगा कि वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज क्या है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन लगभग 21 के आसपास है, ऑर्गन लगभग 0.93 के आसपास है और CO2 लगभग 0.03 के आसपास है। इन चारों का परसेंटेज आपको याद करना है। अब कुछ गैसों के बारे में कुछ विशेष बातें आपको याद करनी थी कि हमारे वायुमंडल में भारी गैसें नीचे हैं और हल्की गैसें ऊपर हैं। भारी कौन कौन है, तो नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 है, हाइड्रोजन है। हल्की कौन है, तो आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये सब हल्की गैसें होती हैं। भारी गैसों में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो CO2 आपको मिलेगी और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिलना आपको 100 किलोमीटर तक होगा और हाइड्रोजन आपको 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है, तो CO2 गैस करता है। उसके अलावा मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन बचाती है और ओजोन का विनाश CFC के कारण हुआ है। ओजोन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। धूल और धुएं के कण के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा। अब मैंने कहा था कि आपका वायुमंडल हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब पृथ्वी के धरातल से यानी कि समुद्र तल से अगर मैं आपको ऊंचाई के साथ लेके जाता हूं तो कुछ कुछ परिवर्तन बीच बीच में होते हैं और मुख्यतः हम हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटते हैं। इनका क्रम कई बार आपके सामने आ जाता है कि वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है। तो आपका संपर्क जिससे है उसका नाम तो है क्षोभ मंडल। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की किस परत से हमारा संपर्क है, क्षोभ मंडल से है। वायु की सर्वाधिक सघनता किसमें मिलती है, क्षोभ मंडल में मिलती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो आएगा वो समताप मंडल है। तीसरे नंबर पे मध्य मंडल आएगा। चौथे नंबर पे जिसे ताप मंडल भी कहते हैं और आयन मंडल भी कहते हैं और पांचवा तो बाहर वाला यानी कि बहिर्मंडल हो गया। तो कई बार तो इनका क्रम आ जाता है कि वायुमंडल की इन परतों को क्रम से व्यवस्थित करें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब ये जो मंडल की परतें हैं इनके बारे में कई बार आपसे प्रश्न आएगा कि इन मंडल के बारे में कुछ विशेष बातें आपको याद करनी हैं कि वो क्या क्या हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इन परतों के बारे में। तो यहां से देखते हैं हम एक बार कि यदि हम बात करें कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे निचली परत जो है जिससे हमारा संपर्क है वो कौन है, तो वो है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इनके इंग्लिश नाम भी याद कर लेना बेटा, कई बार आपके सामने आएंगे। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अगर आपसे इंग्लिश नाम पूछे तो ट्रोपोस्फियर, हिंदी में पूछे तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो है ये धरातल से लगा हुआ है और धरातल से लगा हुआ तो है लेकिन इसकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रम से बदलती रहती है। अगर विषुवत रेखा के आसपास बात करें तो ये लगभग आपके 15 किलोमीटर के आसपास चले जाता है और ध्रुवों के आसपास बात करें तो 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई रहती है। तो ऐसा भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ मिलेगी, तो विषुवत रेखा के पास। सबसे कम ऊंचाई कहाँ मिलेगी, तो ध्रुवों के पास सबसे कम ऊंचाई मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन कि हमारा संपर्क वायुमंडल की कौन सी परत से है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल से है। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, आंधी का आना, तूफान का आना, बादलों का बनना, ओला पड़ना, कोहरा का छाना, धुंध का छाना, ये मौसम संबंधी सभी परिवर्तन जो है कौन से मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल का मौसम बदलता रहता है, इस कारण हमने इसको एक और नाम दिया, इसे परिवर्तन मंडल के रूप में जानेंगे। याद रखना, परिवर्तन। आपसे पूछेगा कि किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि इसका मौसम हमेशा बदलता रहता है। दूसरा प्रश्न आएगा कि मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। अब
हमारी पृथ्वी से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, संवेद धाराएं जो उठती हैं, ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक जाती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का निर्धारण ही इस आधार पे होता है जहां तक संवेद धाराएं जाती हैं। तो संवेद धाराएं चलती हैं, इस कारण हमने इसे संवहन मंडल भी कहा है। तो दो उपनाम भी इसके याद कर लिए आपने कि इसी को हमने संवहन मंडल भी कहा, इसी को हमने परिवर्तन मंडल कहा। संवेद धाराएं चलती हैं, इस कारण संवहन मंडल कहलाया, और मौसम परिवर्तन होता रहता है तो परिवर्तन मंडल के। तो संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जानते हैं। वायु का सबसे ज्यादा भार सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे या मानव या अन्य, इनका जीवन संभव किसमें है? तो जीवन संभव जो है पूरी तरीके से क्षोभ मंडल में है। बादलों का बनना, तूफान का आना, सब कुछ किस में हो रहे हैं? तो आपके क्षोभ मंडल में हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं क्षोभ मंडल में आपको ऊंचाई की ओर ले जाता हूं तो तापमान कम से कम होता है, और तापमान के इस घटने की दर को ही हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की दर क्या है। तो यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और इसी को यदि मैं 1000 मीटर कर दूं तो तापमान के कम कितना हो जाएगा? लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, या अगर मैं फिट में निकालूं तो प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। तीनों ही इकाइयों में ये मान याद करना है कि क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन की दर क्या है। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री, या प्रति 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। अब इसके बारे में याद रखें कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा वही होगी जहां तक संवेद धाराएं जाती हैं, और संवेद धाराएं, हवा जितनी गर्म होगी वो उतनी ऊंचाई की ओर जाएगी। तो ग्रीष्म काल में क्योंकि हवा ज्यादा गर्म होती है तो ज्यादा ऊंचाई तक जाती है, शीतकाल में हवा कम गर्म होती है तो कम ऊंचाई तक जाती है। तो ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होगी और शीतकाल में कम होगी, याद रखें। अब दूसरा यहीं पे विषुवत रेखा पे तापमान ज्यादा होने के कारण संवेद धाराएं ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगी, तो विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होगी। ध्रुवों पर तो 8 से 6 रह जाता है, और विषुवत रेखा पर तो ये समय के साथ बदलता रहता है, लगभग 18 तक भी कई बार चले जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा, ध्रुवों पे कम है। ग्रीष्म काल में भी ऊंचाई ज्यादा, शीतकाल में कम है। अब जितनी ऊंचाई होगी वहां तक आपको तापमान कम करते हुए ले जाना है। अब चूंकि इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे ज्यादा है तो विषुवत रेखा पर समुद्र तल से क्रम से घटाते चले जाओ, 165 पे 1 डिग्री, 165 पे 1 डिग्री, तो विषुवत रेखा के ऊपर इसके ऊपरी भाग में तापमान सबसे कम पाया जाएगा, और विषुवत रेखा पे इसके ऊपरी भाग में तापमान घटकर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर विषुवत रेखा पर तापमान लगभग घटकर कितना हो जाएगा? तो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 से भी 80 कम, -80। अब लेकिन ध्रुवों पे इतनी ऊंचाई है नहीं है, ध्रुवों पे ऊंचाई कम है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर ही है, तो यहां तापमान घटाते घटाते यहां 8 किलोमीटर तक ही जाना है, तो यहां तापमान घटकर ध्रुवों के ऊपर जो है -45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, वो समझते हैं कि समुद्र तल का पूछ रहा है। भाई समुद्र तल पे तो विषुवत रेखा पे ज्यादा होता है और ध्रुवों पे कम होता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की बात कर रहा है तो विषुवत रेखा पर तो -80 के आसपास होता है और ध्रुवों पर -45 होता है। तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा गुरुजी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विषुवत रेखा पर आपको तापमान को घटाते घटाते, विषुवत रेखा पर आपको तापमान को घटाते घटाते कितने किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है? लगभग 18 किलोमीटर तक जाना।
और ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई तक जा रहे हो आप? 6 से 8 मीटर तक ही तो जा रहे हो भाई। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाओगे तापमान घटता जा रहा है। तो जब आप 18 किलोमीटर तक जाओगे तो ज्यादा देर तक घटाना है, या तो आपको कम देर तक। इसलिए ध्रुवों पर -45 और विषुवतरिका पर -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 से 2 किलोमीटर की एक पट्टी पाई जाती है जहां मौसम लगभग स्थिर रहता है, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछेगा कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? जो इसके ऊपर पाई जाती है उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर और सीमा को क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये क्षोभ सीमा इसे अलग करेगी दूसरे मंडल से, और उस दूसरे मंडल का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेटा समताप मंडल। आपसे पूछे कि समताप मंडल कहां मिलेगा? तो क्षोभ सीमा से तो शुरू कर देना, क्योंकि नीचे वाली सीमा तो फिक्स है नहीं है। विषुवतरिका पे तो 14 से 18 तक चले जाएगा, ध्रुवों पे लगभग 8 से 10 ही है। तो ऐसे तो हम कह नहीं सकते कितने किलोमीटर की ऊंचाई से, तो हम क्या कहेंगे कि क्षोभ सीमा से, जहां भी है ये। तो क्षोभ सीमा से अगर मैं आपको ऊंचाई की ओर लेकर चलूं और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता हूं, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता हूं, तो इसे हम समताप मंडल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाम से स्पष्ट है समताप। कि समताप मंडल जो है इसके निचले भाग में खासकर 20 किलोमीटर तक, खासकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊंचाई के साथ तापमान घटता बढ़ता नहीं है बल्कि स्थिर रहता है। समताप मंडल के निचले पार्ट में ऊंचाई के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता बल्कि स्थिर रहता है। इस कारण ही हमने इसको समताप मंडल कहा है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा है। लेकिन 20 किलोमीटर के बाद तापमान क्रम से बढ़ता जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न है कि गुरुजी अब क्यों बढ़ रहा है भाई, अब क्या कारण है? तो इसके बढ़ने का कारण समताप मंडल में ताप जो बढ़ा उसका कारण बेटा O3 गैस है, ओजोन गैस है। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस की सघनता ज्यादा पाई जाती है। और ओजोन गैस जो है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है। उसके कारण यहां तापमान बढ़ जाता है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि ओजोन गैस किस मंडल में मिलती है? समताप मंडल में। या ओजोन मंडल किस मंडल का ही पार्ट है? तो समताप मंडल का है। और ओजोन गैस मुख्यतः 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपको याद करना है। अब 20 किलोमीटर के बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपसे पूछेगा कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ ताप पे क्या प्रभाव पड़ा? तो ऊंचाई के साथ ताप क्रम से बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर, जिसे समताप सीमा कहेंगे, समताप सीमा पर तापमान बढ़कर जो है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ गया, गुरुजी बढ़ा कहां, 0 ही तो है। भैया बढ़ना शुरू किया था इसने -80 से। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान था -80 डिग्री सेल्सियस और -80 से बढ़ते 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 ये कितना हो गया? तो 0 हो गया है। बड़ा है, -80 से बढ़ के 0 हुआ है। तो दोबारा से सुन लें कि समताप मंडल के बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहला प्रश्न कि समताप मंडल क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके निचले पार्ट में तापमान स्थिर रहता है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लेकिन उसके बाद तापमान क्रम से बढ़ना शुरू करता है। तापमान के बढ़ने के कारण ओजोन गैस है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं और समताप सीमा पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब समताप मंडल के निचले पार्ट में जलवाष्प है नहीं है, तो बादल नहीं बनते, आंधी भगोले तूफान नहीं आते, धुंध कोहरा नहीं छाता। इस कारण मौसम साफ रहता है।
समताप मंडल में मौसम साफ रहता है। तो बहुत बार आ जाता है कि ये जो आपके एरोप्लेन हैं, ये एरोप्लेन वायुमंडल की किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ होता है। तो मौसम साफ होने के कारण आपके एरोप्लेन, कभी आप अगर बैठे हो तो आपने देखा होगा कि एक ऊंचाई के बाद आपके बादल नीचे रह जाते हैं और आपका एरोप्लेन बादलों के ऊपर से चल रहा होता है। तो ये क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता बल्कि समताप मंडल में उड़ाया जाता है। आओ जी आगे। अब यदि मैं 50 किलोमीटर से लेकर आपको ले जाता हूं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला पार्ट जो कि 5 में से बीच का है, तो हमने इसको मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर कहा। और मध्य मंडल में ओजोन गैस है नहीं है, तो फिर दोबारा से तापमान क्रम से घटना प्रारंभ करेगा। और मध्य मंडल में तापमान के घटने के कारण, देखो आपने जब क्षोभ मंडल को पढ़ा तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पहुंच गया था -80 डिग्री सेल्सियस। फिर समताप मंडल में बढ़कर हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस। अब मध्य मंडल में दोबारा से तापमान घटेगा और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाएगा। और मध्य सीमा पर तापमान घटकर फिर दोबारा से -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये तीनों आपको याद करने हैं। ध्रुवों की बात करें तो -45। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों को याद रखना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्रम से घटता है। घटने की दर आपने याद कर ली। विषुवत रेखा पर घटकर ये -80 हो जाता है, ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। उसके बाद समताप मंडल में ओजोन गैस के कारण तापमान बढ़ना प्रारंभ करता है और बढ़कर इसकी ऊपरी सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन मध्य मंडल में पुनः तापमान का घटना प्रारंभ होता है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। अब मध्य मंडल यानी कि लगभग 80, किसी किताब में 90 भी मिल सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा से लेकर आप आगे जाओगे तो अगले वाले मंडल को हम कहते हैं ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। और यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है, इस कारण हम इसे आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल भी कहते हैं। तो या तो हम इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं या आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर के रूप में जानते हैं। अब आयन मंडल में अब ऊपर की ओर आप चलते जाओगे तो तापमान क्रम से बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन यहां आते आते हवा इतनी विरल हो चुकी है कि यदि आप अपने यान से अपने हाथ को बाहर भी निकाल दोगे और 400 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी होगा तो आपको एहसास उसका नहीं होगा। तापमान बढ़ तो बहुत जाएगा लेकिन हवा के विरल होने के कारण उसका आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। इस आयन मंडल के बारे में 2-3 प्रश्न आपको याद करने हैं कि हमारी पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं, हमारी पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं वो किस मंडल से परावर्तित होकर वापस आती हैं? तो आयन मंडल से आती हैं। अब ये जो आयन मंडल है, इस आयन मंडल को फिर हम कई परतों में बांटेंगे। उन परतों के नाम सुने, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत, ये इनके नाम हैं। तो कौन से मंडल को पुनः 4 परतों में बांटा गया? डी, ई, एफ, जी आयन मंडल को बांटा गया है। कौन से मंडल से पृथ्वी से छोड़ी गई रेडियो तरंगें वापस आती हैं? तो आयन मंडल से आती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं उनमें भी अगर स्कूल लेक्चर में आप पूछे तो अलग से आ सकता है। दीर्घ तरंगों का परावर्तन जो होता है वो तो डी परत से होता है। मध्यम तरंगों का परावर्तन जो होता है वो ई परत से होता है और लघु तरंग का परावर्तन जो होता है वो एफ परत से होता है। दीर्घ तरंगों का डी परत से, मध्यम का ई परत से और लघु का आपके एफ परत से होता है। और सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन जो होता है वो जी परत से होता है। खासकर ये ऊपर वाली 3 आपको याद करनी है, डी, ई, एफ, जी। डी से दीर्घ वैसे भी याद रह जाएगा, बीच वाली तो मध्य हो गई और एफ का मतलब लघु तरंग हो जाएगा।
अब मैंने कहा कि आयन मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, या तो इसमें प्लस आयन होता है या माइनस होता है। तो जब कोई भी उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड वगैरह आपके हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण आयन मंडल की हवा विद्युत आवेशित है, तो घर्षण के कारण वो आपको जलता हुआ नजर आएगा, और रात्रि में आपको वो टूटते हुए तारे के समान दिखेगा। तो जो रात में आप अगर खुले आसमान के नीचे सो रहे हो तो तारे टूटते हुए जो नजर आते हैं, कोई तारे नहीं होते, बल्कि कोई उल्का पिंड के हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद आयन मंडल में वो जलने लगता है, वही आपको दिखता है। अब आयन मंडल जो है, इस आयन मंडल पे कुछ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। उस रंगीन प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर, तो रंगीन प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो उसके लिए तो हमने एक शब्द लिया अरोरा। उत्तरी ध्रुव पर उस रंगीन प्रकाश को कहते हैं अरोरा बोरिलियस, अरोरा बोरिलियस, और दक्षिण ध्रुव पर उसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो रंगीन प्रकाश किस परत में उत्पन्न होता है, तो आयन मंडल में। उत्तरी ध्रुव पर बोरिलियस और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपको वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ने थे। यह है वायुमंडल का तापमान के आधार पर ऊर्ध्वाधर वितरण, कम से आपको पढ़ना है। देखते हैं डिटेल सबकी और पढ़ के कि सबसे पहले हमारे पास, अच्छा इनमें एक चीज और याद रखनी है कि स्पेलिंग तो याद नहीं करनी, लेकिन नाम जरूर याद कर लेना है। कई बार ये क्या है, ये क्षोभ मंडल ना कर ये आपके सामने शब्द आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है। प्रश्न पढ़ के आपको लगेगा मिल गया नंबर, मुझे याद है क्षोभ मंडल है, लेकिन देख के पता लगा चारों ऑप्शन में क्षोभ मंडल है ही नहीं है, और वहां आपको एक नया शब्द दे रखा है, तो सबके इंग्लिश नाम आपको याद होने चाहिए। क्षोभ मंडल को ट्रेपोस्फियर, समताप को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य को मेसोस्फियर, आयन को आइनोस्फियर और बहिर को एक्सोस्फियर कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करना, आ जाता है कई बार। क्षोभ मंडल आप जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब चूंकि ऊपर का भार इसके ऊपर पड़ रहा है, तो सबसे सघन परत भी यही है। अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 14 है, विषुवत रेखा पर 18 तक चली जाती है, और ध्रुवों पर आपके 8 से 10 किलोमीटर तक जाती है। कुछ अन्य नामों से जानते हैं, मौसम बदलता रहता है, इस कारण हमने इसको परिवर्तन मंडल कहा। संवहन धारा इसमें चलती है, इस कारण हमने इसको संवहन मंडल भी कहा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु में, क्योंकि संवहन धारा ऊपर तक नहीं जाएगी, तो शीत ऋतु में कम होगी और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होगी। ये बात भी आपको याद करनी है। फिर मौसम संबंधी सभी परिवर्तनों की बात कर लें, क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्रम से क्या होता है, तो याद रखना कम होता है। कम होने की तीनों दर मैंने आपको बताई हैं। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस और 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। क्या कहते हैं इसे? सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और इस दर से जब क्षोभ मंडल में तापमान घटता जाता है, तो क्षोभ सीमा पर विषुवत रेखा पर तो तापमान हो जाता है -80, और ध्रुवों पर तापमान घट के जो हो जाता है वो हो जाता है बेटा -45। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखने। विषुवत रेखा पर घटकर कितना होगा, तो -80, और ध्रुवों पर -45 के आसपास हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्षोभ सीमा, इसकी ऊपरी सीमा को कहते हैं, इंग्लिश में आए तो ट्रोपोपॉज कहते हैं, और क्षोभ सीमा के आसपास तेज गति के आपके चलने वाले जेट पवनें भी चलती हैं, जेट स्ट्रीम पवनें। अमेरिका के जेट वायुयानों के द्वारा इनकी खोज की गई थी, तो इन्हें जेट स्ट्रीम लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। भारत में मावट वर्षा जो पड़ी थी आपने, उसको लाने में सहायक भी है, तो मानसून को भी प्रभावित करती है। जेट पवनें निचले धरातल पे नहीं चलती, बल्कि ये ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती हैं। ये पता आपका पहला मंडल। दूसरा मंडल समताप मंडल, इंग्लिश वाला नाम याद करो। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। क्षोभ सीमा से शुरू करके ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसके निचले भाग यानी कि 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है, इसलिए हमने इसको समताप मंडल कहा। लेकिन 20 के बाद तापमान क्रम से बढ़ता है। आपसे पूछेगा कि तापमान क्यों बढ़ता है,
तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण, और तापमान ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण बढ़ता है और ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि ओजोन गैस किस मंडल में मिलती है, तो आपको समताप मंडल में मिलती है। और ये ओजोन गैस जो है आपकी सूर्य की हानिकारक किरणों से आपकी रक्षा करती है। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आई कि एक गैस का प्रयोग किया हमने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन गैस में या ओजोन परत में छिद्र हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले कब और किस विद्वान के द्वारा लगाया गया था, तो 1984 में जोसेफ फरमान नामक एक व्यक्ति था, उसने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इस ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता लगाया। और जैसे ही हमें पता लगा 84 में, हमने इसको रोकने का प्रयास कर दिया। याद है ना आपको 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है, इसको कैसे मापें, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने का जो हमारे पास इकाई है, किस इकाई में मापा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। सम्मेलन आपने कब बुलाया, तो 1987 में बुलाया, और 87 की किस डेट को बुलाया था, तो 16 सितंबर को बुलाया था। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को क्षरण को रोकने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन मॉन्ट्रियल में बुलाया गया। इस कारण प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डेट याद रखनी है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह मैं बता ही चुका हूं कि ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री हो जाता है। समताप मंडल का मौसम साफ रहता है, बादल का बनना वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ये जो आपके वायुयान हैं, ये कौन सी परत में उड़ते हैं, ये आपने बताया। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये 8 से 10 किलोमीटर से शुरू होकर 50 तक जाता है, और विषुवत रेखा पे कम होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा का नाम इंग्लिश में याद कर लेना, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। फिर मध्य मंडल, जिसे आप मेसोस्फीयर कह सकते हैं, ऊंचाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल में तापमान फिर ऊंचाई के साथ क्रम से कम होगा, और इसकी ऊपरी सीमा पर घटकर हो जाएगा -100। अब आपके क्लियर हो गया होगा, क्षोभ मंडल में -80 हुआ था, लेकिन क्षोभ मंडल में ध्रुवों की बात अलग से पूछ ले तो -45 हुआ था। समताप मंडल में बढ़कर कितना हो गया था, तो 0 हो गया था, और मध्य मंडल में फिर दोबारा से कम होकर -100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो मेसोपोज कहते हैं, ये आपको याद रखना था। अब आगे हमारा एक और इंपॉर्टेंट मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम आपको याद करना है, ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ऊंचाई लगभग मध्य सीमा से 400 तक, किसी किताब में 640 भी मिल सकती है ना, वहां तक होती है। क्या याद करना है, तो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें प्रेषित की जाती हैं, वो किस मंडल से लौटकर आती हैं, तो आयन मंडल से। आयन मंडल को फिर मैं 4 परतों में बांटूंगा। 4 परतों के नाम क्या हैं, तो DEFG। कौन सी रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होगी, तो फिर आपको याद रखना है कि जो दीर्घ तरंगें होती हैं वो तो डी परत से होती हैं, और यदि ई परत की बात करूं तो इससे मध्यम आकार की तरंगें होती हैं, और एफ परत की बात करूं तो लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। कई बार आ जाता है। आयन मंडल की हवा विद्युत विसर्जन यानी कि प्लस आयन और माइनस आयन, ऋणात्मक आयन होने के कारण यहाँ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और उन रंगीन प्रकाशों को उत्तरी ध्रुव पर तो अरोरा बोरिलियस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ये बात भी आपको याद करनी है। लास्ट आपके बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहेंगे, इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं करना। ये सबसे बाहर वाली परत है, जिसमें हवा अत्यंत विरल होकर धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी। तो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर हमने वायुमंडल की इन 5 परतों का जिक्र किया, लेकिन हमें वायुमंडल का एक और विभाजन करना है, और वो कौन सा है, रासायनिक विभाजन। तो रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक संगठन की दृष्टि से मैं वायुमंडल को केवल 2 परतों में बांटूंगा। पहली परत जो होगी उसे हमने कहा सममंडल, और दूसरी परत जो होगी उसे हम कहेंगे विषम मंडल। नाम से स्पष्ट हो गया होगा।
कि रासायनिक संगठन की दृष्टि से हमने वायुमंडल के केवल दो पार्ट किए, एक सम और दूसरा विषम। सममंडल में क्या है, तो ये वायुमंडल का निचला पार्ट है, खासकर कितने किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर तक। सममंडल क्यों कहा, कि इसमें विभिन्न गैसों का अनुपात जो है वो स्थिर रहता है, ऊंचाई के साथ बदलता नहीं है। गैसों का अनुपात निश्चित रहने के कारण हमने इसको सममंडल का, सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर। अब सममंडल में गैसें, भारी गैसें नीचे होंगी, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं। ऊंचाई कितनी है, तो 90 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सममंडल में कौन कौन सी परतें आ जाएंगी, तो बेटा क्षोभ मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया और मध्य मंडल को शामिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को शामिल किया जाएगा। दूसरा नाम से स्पष्ट है, विषम मंडल, जहां गैसों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, उसे विषम मंडल कहते हैं। अब इस विषम मंडल को भी फिर मैं 4 परतों में बांटूंगा। पहली परत कौन सी है, तो आणविक नाइट्रोजन है, जो कि 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद आणविक ऑक्सीजन परत है, जो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगी। आणविक हीलियम परत जो है 1100 से 3500 और आणविक हाइड्रोजन परत जो है 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगी। ये सब बातें आपको वायुमंडल के संगठन और विभिन्न प्रकार की परतों के बारे में पढ़नी थी। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।